sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन उसको बोला जाएगा जिसपे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसमें से जो सेकंड आपका एटम होगा उसका p ऑर्बिटल और फर्स्ट वाले एटम का s ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहा होगा, ओवरलैपिंग कर रहा होगा, तो उस मॉलिक्यूल पे जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा उसको बोला जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आप इसको पता कैसे करोगे कि इस पे sp है, sp2 है या sp3 है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है। किसका एग्जांपल दिया गया है? BeCl2 मॉलिक्यूल का। BeCl2 मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, इसमें आपका एक बेरिलियम एटम है और एक क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन एटम हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें से हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 और 2s2 आएगा। ठीक है, इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कल मैंने आपको बताया था। और जब तक इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ये किसी भी मॉलिक्यूल को क्या नहीं कर सकता है, फॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमने इसको टर्म दे दिया कि जब हम इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एक हमारा कौन सा स्टेट हो जाता है, ग्राउंड स्टेट हो जाता है, और एक हमारा हो जाता है एक्साइटेड स्टेट। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप को किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कराते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, एक्साइट कर लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल कैसे होते हैं। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में जैसे मेरे ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही मैं क्या कर दूंगी, इसको लिख दूंगी। जैसे 1s2 है, 2s2 है, इसके बाद अगर 2p में जाऊंगी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 4 है। इस वजह से यहाँ पे आप p ऑर्बिटल भी बना लीजिए। देखिए, तो इस टाइम पर ग्राउंड स्टेट में हमारे 1s के पास भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जो 2s है उसके पास भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो किसी मॉलिक्यूल को भी फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन हमको ये प्रूव करना है कि BeCl2 मॉलिक्यूल बनता है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी प्रेजेंट होता है, तो किस बेस पर हम इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जब भी ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन मिलता है जिसमें जो एटम आप ले रहे हो उसका कोई मॉलिक्यूल आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, और वो बॉन्डिंग में तभी पार्टिसिपेट कर सकता है जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो इस वजह से दो टर्म यूज किया जाता है। एक्चुअल में उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको ग्राउंड स्टेट के फॉर्म पे हम लिखते हैं, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन हमारे ग्राउंड स्टेट में रहते हैं हम उसका एक्साइटेशन का प्रोसेस कराते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन का प्रोसेस कराते हैं तो एक बार में आपका कितना इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होके आएगा। तो जब आप एक्साइटेशन का प्रोसेस कराओगे तो उस स्टेट को क्या बोला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जो हमारा लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वही क्या करता है, एक्साइट होके आता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू नील्स बोर या बोरबरी स्कीम के थ्रू लास्ट सेल पे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंसी के फॉर्म पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट सेल पे क्या है हमारा 2s2 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास चला गया, p के पास चला गया। ठीक है, तो ये मेरा कितना ऑर्बिटल हो जाएगा, ये जब p के पास चला गया है तो एक इलेक्ट्रॉन मेरे s के पास प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन मेरे p के पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने बेरिलियम का क्या करा लिया, एक्साइटेशन करा लिया। अब एक्साइटेशन कराने के बाद एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे अवेलेबल हो गया। इसका मतलब है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डिंग में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जब करते हैं तो उसके साथ कंटेन होने वाला या अटैच्ड होने वाला जो अदर एटम होता है वो भी उसके साथ क्या करने लगेगा, रिएक्ट करने लगेगा। तो वो रिएक्ट करेगा तो उसमें भी कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो जब हम सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं तो सेकंड एलिमेंट मेरा क्या है, क्लोरीन एटम है। ठीक है, क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट सेल पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आपका क्या हो जाता है, लगभग
3s2 आएगा और 3p5 आता है, ठीक है, इतना आएगा। तो अब देखो ये 3s2 है और 3p5 है, यही इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के p ऑर्बिटल को लीजिए, सॉरी इसमें मैंने 5 ऑर्बिट बनाए हैं, 3 बनाइएगा। ये 3 ऑर्बिटल हमारे हो गए p के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये 4th इलेक्ट्रॉन और ये 5th इलेक्ट्रॉन। मतलब एक अनपेयर्ड इसके पास प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा ही दूसरे क्लोरीन एटम के पास भी क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम का किसके पास आएगा, इस एस वाले ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन के पास आएगा और दूसरे क्लोरीन एटम का इस पी वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, ठीक है। जब दोनों ने आपस में क्या कर लिया, ओवरलैपिंग कर लिया, तो दोनों में अब क्या हो जाएगा, पेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट टर्म में हमने देखा कि हमारा जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है सेंट्रल मेटल एटम का, हम वही लिखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है उस मॉलिक्यूल को कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो उसके साथ रिएक्ट कर सके। तो हमने देखा कि बेरिलियम क्लोराइड में 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, इसका मतलब है कि बेरिलियम के पास अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो आसानी से 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ शेयर करके या ओवरलैपिंग करके उस मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। तो इन अ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, जिसको हम ओवरलैपिंग का कंडीशन बोलते हैं, जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। पहले हमारा इन अ ग्राउंड स्टेट टर्म, इसको जीएस के फॉर्म पे आप लिख सकते हो, और इसके बाद एक्साइटेड स्टेट टर्म, एक्साइटेड स्टेट में हमारा बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, एक्साइट कर दिया, और एक्साइट होके वो कहाँ चला गया, पी ऑर्बिटल पे चला गया। इसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, और इस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा, और इस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस पे देखो ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन s पे प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन किस पे है, p पे। तो Cl का जो लास्ट वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था किसके पास आएगा, s ऑर्बिटल के पास, और सेकंड वाले Cl का एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, p वाले ऑर्बिटल के पास। मतलब C ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस S को दे दिया, और दूसरे Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस P को दे दिया, ठीक है। तो इससे बेरिलियम और जो हमारा क्लोरीन एटम है दोनों के बीच में क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, और इस शेयरिंग के थ्रू इनका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। S ऑर्बिटल के साथ पार्टिसिपेट करेगा कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, मतलब एक लोब है मेरा, ये p ऑर्बिटल का लोब है, और इसके साथ s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल है, इसने पार्टिसिपेट किया। तो एक लोब तो इस डायरेक्शन में बनेगा और दूसरा लोब आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एस का सॉरी आपके किसका, Cl का इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो लोब बनते जाएंगे उससे हमारा क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। एक s ऑर्बिटल से एक p ऑर्बिटल ने क्या किया, ओवरलैपिंग किया। तो जब हमारा sp ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, मैंने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैपिंग करता है तो उस टाइम पर उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जिसका एग्जांपल हमने किसमें देखा, BeCl2 मॉलिक्यूल पे देखा। इस BeCl2 मॉलिक्यूल में हमने एक p ऑर्बिटल को लिया और उस p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस किसके साथ कराया, s ऑर्बिटल के साथ कराया। तो उस ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से हमको या ओवरलैपिंग से जो हाइब्रिडाइजेशन हमको मिला वो क्या हो जाता है, sp हो जाता है। अब sp अगर कि कहीं किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ये sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, sp क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस वजह से, ठीक। अब देखो अगर किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर ऑलवेज लीनियर होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, क्योंकि आपको इसको कैलकुलेट करके देखना होगा कि उसपे sp है, sp2 है या sp3 है, आपको उसको मेजर करना होगा या निकालना होगा, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑलवेज कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। एज अ एग्जांपल यहाँ पे हमको जो दिया गया था वो कैसा था, BE
अगर एग्जाम्पल की बात करोगी तो आपका जो एग्जाम्पल था BeCl2 मॉलिक्यूल था। अब इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनाओगे तो सेंटर पे क्या प्रेजेंट होगा, बेरिलियम एटम, और उसके आजू बाजू एक क्लोरीन एटम यहाँ पे आ जाएगा, एक क्लोरीन एटम यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये कौन से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे ये प्रूव होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है तो वो कैसे स्ट्रक्चर को बताता है, लीनियर स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है, मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है पूछा जाएगा, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। इन दोनों के बीच में अब बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा तो बॉन्ड एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब है कि जब भी हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। अब इसमें नेचर पूछा गया है कि s का नेचर कितना है और p का नेचर कितना है। तो जब भी कोई हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसको टोटल कितना माना जाता है, 100% माना जाता है। अब 100% के बेसिस पे देखो, आपका एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था और एक कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था। ये एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम का, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम का, और बाकी के एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके थे, बेरिलियम एटम के थे, आपको पता होगा। तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, इन दोनों का मुझे कितना निकालना है, 100% टोटल हाइब्रिडाइजेशन। तो 50% मेरा कितना हो जाएगा, s कैरेक्टर हो जाएगा, और 50% मेरा क्या हो जाएगा, p कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल में अगर sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है तो वो उस पे उसका जो साइज या ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। और नेचर ऑफ sp ऑर्बिटल की बात की जाए तो उसमें s कैरेक्टर 50% होता है और p कैरेक्टर 50% होता है, क्योंकि उसमें एक s और एक p ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। ये तो हमारा हो जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से देखो, उसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल्स हमारे पार्टिसिपेट करेंगे, s का एक ऑर्बिटल और p का कितना ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो इन sp हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेटेड या इंटरमिक्स टू each अदर। ठीक है, तो अब देखो इसका भी आप एक एग्जांपल से समझोगे। एक एग्जांपल इसका बताया गया है BCl3 मॉलिक्यूल। इसमें सेंट्रल एटम हमारा कितना है, बोरॉन है। ठीक है, मतलब 3 क्लोरीन एटम बोरॉन के साथ तभी रिएक्शन कर सकता है जब बोरॉन के पास 3 क्या प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ये मैं कैसे पता करूंगी, तो मुझे इसका क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और फिर क्या जाएगा, 2p1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसके साथ जुड़े हुए नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 है। इसके साथ जुड़े हुए नंबर ऑफ एटम 3 है, इसका मतलब है कि मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो मुझे अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये तो ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया। ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखिए सबसे पहले ग्राउंड स्टेट टर्म का हम क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट टर्म का अगर मैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ये मेरा ग्राउंड स्टेट है, तो इस पे क्या आ जाएगा, ये मेरा 1s2 आ जाएगा, ये आपका 2s2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2p1 आ जाएगा। ठीक है, सेम वही चीज है, ये हमारा 1s है, ये 2s है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अब मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेरे मॉलिक्यूल पे एक सेंट्रल एटम के साथ कितने अदर एटम जुड़े हुए हैं, 3 अदर Cl एटम जुड़े हुए हैं, और इसी 3 से मुझे पता चला कि मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसके साथ हमारा जो Cl या बोरॉन के जो ऑर्बिटल्स है वो क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे या ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो 3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट
प्रेजेंट है, तो मैं क्या क्या कर दूंगी, इन सारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दूंगी। जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगी तो देखो ये मेरा वैलेंस सेल है, तो इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो 2s है एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसके पास चला जाएगा, 2p के पास चला जाएगा। तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात आती है क्लोरीन की। क्लोरीन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अभी हमने देखा क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि उसके पीजेड सेल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो एक क्लोरीन एटम, फिर यहाँ पे दूसरा क्लोरीन एटम आ जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड क्लोरीन एटम हमारा आ जाएगा। तो देखो इसमें एक s ऑर्बिटल और दो क्या p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, मतलब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। अब देखो इसका अब स्ट्रक्चर अगर हम निकालने की कोशिश करें, हाइब्रिडाइजेशन तो हमको पता चल गया, BCl3 के अलावा इसका एग्जांपल क्या हो सकता है पूछा जाएगा, तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए BF3 मॉलिक्यूल भी इसका एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा जो इथीन मॉलिक्यूल होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। ठीक है, इथीन मॉलिक्यूल को और कैसे लिखा जा सकता है, ये C2H4 है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को हम और किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, C2H4 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को इथीन मॉलिक्यूल बोला जाता है। इसमें भी जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देख लेते हैं कि जो हमारा BCl3 मॉलिक्यूल है उसका शेप या ज्योमेट्री क्या होती है या साइज क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन दो p ऑर्बिटल में से एक आपका px ऑर्बिटल है और एक आपका क्या है, py ऑर्बिटल है। ठीक है, तो जब ये पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इन तीनों को जब इंटरमिक्स करती हूँ तो इस टाइप में इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म होके आता है। इसमें ये जो छोटा सा लोब है, ये इस फॉर्म पे, ये लोब छोटा क्यों हो जाता है, क्योंकि s ऑर्बिटल के साथ वो इंटरमिक्स हो गया, और इंटरमिक्स होने के बाद एक लोब आपका छोटा रहेगा और एक लोब बड़ा हो जाएगा। मतलब देखो एक आपका ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, इसने इस s ऑर्बिटल के साथ क्या किया, इंटरमिक्स हुआ, तो अब क्या होगा देखो, अरे ये एक ऑर्बिटल इसने इसके साथ इंटरमिक्स किया। अब सपोज करो ये बॉन्ड यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, सपोज करना है ये बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, मतलब ऑर्बिटल का साइज कितना बड़ा हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आखिर ये स्ट्रक्चर बना कैसे। तो ये आपका ऑर्बिटल हो गया, और कौन सा बॉन्ड नहीं रहेगा बोला मैंने आपको, ठीक है, और ये आपका ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ से एक सर्कल बना दो। ठीक है, तो देखो ये वाला बॉन्ड इस पे नहीं रहेगा और ये वाला बॉन्ड इस पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों इंटरमिक्स हो गए, तो ये वाली जगह पूरी क्या हो गई, खाली हो गई, वैकेंट हो गई ये पूरी। ठीक है, जब ये वैकेंट हो गई तो इसका साइज इसके कंपैरिजन में इसका साइज क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो इसमें से एक लोब मेरा बड़ा हो जाता है और दूसरा लोब मेरा छोटा हो जाता है। छोटा मतलब पी का जो लोब है वो छोटा है, और जिसके साथ एस ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इस वजह से एक लोब को छोटा और दूसरे लोब को हम बड़ा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो जब हम क्या करते हैं, एक एस और दो पी ऑर्बिटल को ले जाके आपस में उनका क्या करते हैं, इंटरमिक्स का कैरेक्टर करते हैं, या उन तीनों को आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करने पर ये स्ट्रक्चर जनरेट होके आता है। ये स्ट्रक्चर हमको कैसा दिखाई देता है, ये सिंपल सा एक छोटा सा लोब हो जाएगा आपका, उसके बाद इधर के डायरेक्शन से ये छोटा सा लोब आपका हो जाएगा, और फिर आप इधर के डायरेक्शन से यहाँ पे एक छोटा सा लोब फॉर्म कर लोगे। ठीक है, तो ये आपको लगभग ट्राइगोनल जैसा दिख रहा है। ठीक है, ट्राइगोनल ट्राई एंगल इसमें बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, इस वजह से इसको ट्राइगोनल बोला जाता है। और प्लेनर,
ठीक है, मतलब एक प्लेन पर ये स्ट्रक्चर जनरेट होता है और जितने भी हमारे जो BCl3 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है वो ट्राइगोनल, मतलब ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर ये ऊपर हमारा एक Cl मॉलिक्यूल है, इधर एक Cl मॉलिक्यूल आ गया और इधर एक Cl मॉलिक्यूल आ गया, मतलब ये कौन से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइगोनल। देन ये ऐसे रखा हुआ है, जैसे एक पाम को दूसरे पाम के ऊपर रखोगे तो होता क्या है, वो एक के ऊपर एक रखा जाते हैं ना, सेम एस वो प्लेन वाला सरफेस जो होता है उस प्लेन पर ये स्ट्रक्चर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ट्राइगोनल कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बोला गया है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है तो उसका ज्योमेट्री अगर पूछा जाएगा तो वो कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और अगर उसका बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा तो जब बॉन्ड एंगल इसका मेजर करते हैं तो वो कितना होता है, लगभग 120 डिग्री का होता है। और इसमें s और p कैरेक्टर की बात की जाए तो s के कितने ऑर्बिटल हो गए, 2 ऑर्बिटल हो गए, और p के कितने ऑर्बिटल हो गए, p का आपका 2 ऑर्बिटल सॉरी, और s का कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल s का हो जाएगा। अब टोटल 100% है, तो 100% को जब हम क्या करते हैं, इन तीनों में सेपरेट करते हैं तो जो s कैरेक्टर है वो आता है 33%, 33 पॉइंट समथिंग आता है, और जो p कैरेक्टर आता है वो 66.66 समथिंग ये परसेंट आता है। तो तीनों को ही 33 33 33 में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। s का 33 है, एक p का 33 और एक p का 33, दोनों p को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे नेचर ऑफ s कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, s का कितना होता है, 33% होता है ऑन द बेसिस ऑफ 100%, और जो आपका कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, सेकेंड वाला p हो जाएगा, उसमें भी 33 और फर्स्ट वाले p में भी 33, दोनों को ऐड करोगे तो p कैरेक्टर कितना होता है, 66 पॉइंट समथिंग होता है, देख लीजिएगा आप लोग। ये हमारा क्या हो जाता है, एस कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, 33%, और p कैरेक्टर कितना होता है, तो 66 पॉइंट समथिंग प्रेजेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है या स्ट्रक्चर का जो ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है पूछा जाएगा तो वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल हमारा बन के आता है वो कितना डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है और मुझसे पूछा जाएगा कि उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कितना है तो मैं कितना आंसर करूंगी, 120 डिग्री है। ठीक है, इसका मेजरमेंट नहीं किया जाता, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप इसको समझते हैं कि वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और जितने डिग्री का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमको एंगल दिखाई देता है उस बेसिस पे हम बोल देते हैं कि उसका बॉन्ड एंगल उतना है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है मतलब वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसमें जो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्ट्रक्चर। उस पे s कैरेक्टर 33% हमारा s होगा और p 66 पॉइंट समथिंग हमारा p कैरेक्टर होगा। तो ये हो जाता है हमारा एग्जांपल किसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। ऐसे ही हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके सामने sp3 की बात करूं तो sp3 में एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और तीन हमारे p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, sp3 बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें भी कैसे पार्टिसिपेशन होगा उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम इसमें पार्टिसिपेशन देखें तो देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया गया है इसका वो क्या होता है, मीथेन मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताइए, कोई भी एक स्टूडेंट, व्हाट इज CH4। हाँ, CH4 होता है मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। अब यही प्रैक्टिकल आप लोग हाइब्रिडाइजेशन आप खुद ही मुझे करके बता दो, बाकी दो तो मैंने समझा दिया है। बताइए कैसे होगा CH4 का हाइब्रिडाइजेशन, बताओ। सबसे पहले क्या करोगे, हम सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हाँ ठीक है, फिर
फिर उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, देन फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाँ, शो करके बताओगे? यस मैम। हाँ। CH4। मैम ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, देन फिर हाँ। इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। हम्म। तो जो s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। देन फिर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन के जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं s के, वो p और s के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो जाएंगे ओवरलैप या कंबाइन करेगा। हो जाएंगे। हम्म। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा? sp3। sp3, बिकॉज इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको लगभग क्लियर हो गया है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अब इसके बॉन्ड एंगल की अगर बात की जाए, तो अगर किसी मॉलिक्यूल पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स उसमें जो बॉन्ड एंगल हमको फाउंड होता है, वो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन फाउंड हो रहा है तो, लेकिन बॉन्ड एंगल में कभी कभी चेंजेस आ जाता है, और वो चेंजेस सेम हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद वो चेंजेस आता है लोन पेयर की वजह से, या फिर वो आता है बॉन्ड पेयर की वजह से। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अगर किसी किसी स्ट्रक्चर में कहीं पे लोन पेयर प्रेजेंट है और कहीं पे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो कहीं कहीं पर क्या होगा कि लोन पेयर आपका रिपल्सन हो सकता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर आपका क्या हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है। तो रिपल्सन से जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और जैसे ही वो डिस्टॉर्टेड हो गया, मतलब जो एग्जैक्ट ज्योमेट्री उसकी बननी चाहिए थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन, वो नहीं बन पाती है। और वो नहीं बन पाने के कारण उनके बॉन्ड एंगल में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो अगर CH4 मॉलिक्यूल का एग्जांपल मुझसे पूछा जाएगा, तो CH4 मॉलिक्यूल का एग्जांपल जनरली इस फॉर्म पे आप दोगे कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है, और इसका बॉन्ड एंगल भी जब हम इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना आ जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट आ जाता है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है, आपको दिख भी रहा होगा, फिर भी मैं एक बार बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आया है, 109 डिग्री 28 मिनट। बाकी का भी आप मेजर करोगे तो उतना ही आएगा। अब देखो, ये हमारा एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है, ये चौथा हाइड्रोजन है, और सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। कभी कभी होगा क्या कि आपको इन मॉलिक्यूल गिव किया जाएगा और पूछा जाएगा कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ CH4 मॉलिक्यूल, तो आप आंसर करोगी कि उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, टोटल उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो जब भी बॉन्ड पूछा जाता है ना, तो आप सबसे पहले क्या करो, उसका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें कितना सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो काउंट कर लो। जितना उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उतना उसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इना इथीन मॉलिक्यूल के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो C2H4 में हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप आंसर क्या करोगे? बताओ, C2H4 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे? रिया बताओ।
नहीं है आइडिया? बोलो। ये आपकी सी वॉइस। ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा। C2H4 की बात कर रही हूँ, ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा? C2H2 की बात करती तब ट्रिपल बॉन्ड आता ना। ये कैसे होगा? ये देखो, कार्बन, कार्बन दो कार्बन है, दो कार्बन लिख दिया। अब हाइड्रोजन चार है, मतलब एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आ गया, एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। कार्बन का दो दो वैलेंसी यूज हो गया, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार होता है, बचा कितना? दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। टू कैसे? सॉरी 1 पाई बॉन्ड, ओके डबल बॉन्ड। अच्छे से बताओ, एक बार स्ट्रक्चर देखो फिर से। 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 हाँ, पाई बॉन्ड। ये एक सिग्मा हुआ, ये दूसरा सिग्मा हुआ, ये तीसरा सिग्मा, ये चौथा सिग्मा, और ये जो एक बॉन्ड है, बताया था ना जब भी डबल बॉन्ड होंगे तो एक ऑलवेज क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और एक क्या होगा? पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स की कभी कभी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर देके पूछा जाता है कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें कितना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो तो मुझे C2H2 का बताओ, उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? C2H2 पता है ना उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? बताइए। जैसे मैंने ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर में बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड फाइंड होगा कि 2? क्या बोल रहे हो? सी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा C2H2 में, हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा या 2 सिग्मा बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड में? एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल में और 2 पाई बॉन्ड। हाँ ठीक है। देखो, तीन बॉन्ड जब बनता है ना तो सेंटर वाला क्या हो गया? सिग्मा हो गया, नीचे वाला पाई हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया? पाई हो गया। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हो जाता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपको क्या पूछा जाएगा? ज्योमेट्री पूछा जाएगा। तो इस टाइप में मैंने ज्योमेट्री बनाया था, ये किस टाइप की ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? टेट्राहेड्रल। मतलब किसी मॉलिक्यूल में अगर मुझे sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, मतलब उसका ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। अगर उसका बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा तो वो कितना होगा बताया? 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इसमें चेंजेस आ सकता है अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो तो, ठीक है। और इसके बाद अगर इनमें s और p कैरेक्टर के नेचर की बात की जाए तो s और p कैरेक्टर, इसमें p के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और s का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, सभी को मिला के कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। तो मेरा s कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। और जो p है, 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 75। मतलब इसमें p कैरेक्टर कितना है? 75% है, और s कैरेक्टर कितना है? 25% है। ये तो बात हुई sp3, एक sp, एक sp2 और एक sp3। ये सारे हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे ना तो उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के हमको बताना रहता है कि इस पे sp है, इस पे sp2 है, इस पे sp3 है। ये जनरली आपको एग्जांपल दे के बताया गया है कि किस टाइप के मॉलिक्यूल में इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? अकर हो सकता है। और इसके अलावा इनका स्ट्रक्चर कि sp रहता है तो लीनियर, sp2 रहता है तो ट्राइगोनल प्लेनर, देन sp3 है तो टेट्राहेड्रल, बट इसमें लोन पेयर होगा तो इसकी ज्योमेट्री में चेंजेस हमको मिल सकता है। और s कैरेक्टर और p कैरेक्टर किसमें कितना होता है? sp3 तक, sp से लेकर sp3 तक आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर sp3d बताया जा रहा है, मतलब इसमें दो ऑर्बिटल हमारा क्या डी ऑर्बिटल इसमें क्या करने लगेगा? पार्टिसिपेट करने लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d में देखो एक s है, 3 p है और एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बोला जा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो इसका एग्जाम्पल बताया गया है pCl5 मॉलिक्यूल। pCl5 में फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, 2p6, देन 3s2 आपका आ जाएगा और 3p क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो, फास्फोरस का आपका क्या हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो वैलेंस सेल पे हमारे कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, ये हमारा 3s2 का और ये हमारा क्या हो जाएगा 3p3 का। और ये जाएगा किसमें बोला जा रहा है, d ऑर्बिटल में जाएगा, तो d के 5 ऑर्बिटल यहाँ पे बना लो। ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट कंडीशन। इसके बाद आप कहाँ पे आएंगे, एक्साइटेड स्टेट कंडीशन में। तो s का एक ऑर्बिटल एक्साइट होके किसके पास चला जाएगा, ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 के 3 प्रेजेंट होंगे और s का एक ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d क्या एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाएगा, sp3d। अब देखो इसमें 5cl मॉलिक्यूल दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा cl5 लिखा है। तो एक cl अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दूसरा cl इसको देगा, थर्ड यहाँ पे आएगा, फोर्थ cl आपका यहाँ पे आ जाएगा और फिफ्थ cl आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, pCl5 मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो pCl5 मॉलिक्यूल होता है हमारा, pCl5 मॉलिक्यूल ट्राइगोनल होता है और साथ में इसमें से पिरामिड निकले होते हैं, 2 पिरामिड, जिस वजह से इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोला जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले इसमें ट्राइगोनल फॉर्म पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ट्राइगोनल फॉर्म पे जब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो देखिए यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, सेंटर पे आपका क्या हो जाएगा, फास्फोरस मॉलिक्यूल, और एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा Cl यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पिरामिडल शेप बन गया और इसके नीचे ये एक ट्राइगोनल शेप बन रहा है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है। तो किसी भी अगर मॉलिक्यूल पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, मतलब उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। सॉरी ये पिरामिडल है, मैंने प्लेनर लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा, पिरामिडल होता है। ठीक है, तो कैसे pCl5 मॉलिक्यूल में, और इसका बॉन्ड एंगल पूछोगे तो इधर वाले जो बॉन्ड एंगल इसके जनरेट होते हैं, ये जो साइड वाले बॉन्ड एंगल जनरेट होते हैं, इसका मेजरमेंट करोगे तो ये होता है 120 डिग्री का, और ये जो सेंटर वाला जनरेट हुआ है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो पिरामिडल होते हैं वो तो 90 डिग्री का एंगल शो करते हैं, लेकिन जो साइड वाइज ट्राइगोनल ज्योमेट्री में लगे होते हैं वो 120 डिग्री का एंगल शो करते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब उसमें 90 डिग्री का भी एंगल होगा और साथ में 120 डिग्री का भी एंगल होगा। और सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए तो Cl हमारे पास कितने हैं, 5 है, मतलब वो p के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, तो हमारे सिग्मा बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। मतलब इससे कंफर्म हो जाता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है तो उसपे जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, और साथ में उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री या फिर